वीडियो में हम लोग इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 जो वार्षिक परीक्षा एनुअल एग्जाम हिस्ट्री के बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का केवल सब्जेक्टिव का आंसर की इसमें हम लोग देखेंगे। ठीक है, प्रश्न का सेट कोड आपको सी देखने को मिलेगा, हर पेज में सी ही आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल रियल पेपर है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए कि इसमें जितना प्रश्न हम लोग देखेंगे सभी लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का बिल्कुल आसान तरीका से समझा के उसको पढ़ाए हैं। अगर उसको आप देखते हैं तो यहाँ 2 नंबर यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। ठीक है, यानी आप समझते हैं, रट्टा नहीं मारते हैं, समझते हैं तो उसको किसी भी तरह से तोड़ करके उस प्रश्न को आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी नोट से या बुक से आप जैसे लाइन बाय लाइन रटे हैं उसी को आपको एग्जाम में लिखना है। ऐसा किसी प्रकार का कोई बाध्यता नहीं होता है, क्योंकि यहाँ आपको परीक्षार्थियों के लिए जो 2 नंबर में निर्देश दिया रहता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। विद्यार्थी इसको समझ नहीं पाते हैं और ये आपके लिए बहुत बेहतरीन निर्देश होता है। जो किसी भी क्वेश्चन को अगर आप केवल समझ लेते हैं ना, तो समझने के आधार पर उसको किसी भी प्रकार से तोड़ करके उस प्रश्न को आप लिख सकते हैं। तो ज़्यादा प्रयास कीजिए समझने का, रटिएगा तो 1-2 लाइन इधर उधर अगर बीच में से कहीं से भूल गए तो फिर आगे का क्वेश्चन वो नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ आपको हर प्रश्न पत्र में सेट कोड जो है ये सब देखने को मिलेगा। सी सेट कोड सी है और ये क्वेश्चन का जो कोड है हर प्रश्न में देखने को मिलेगा। देखिए इसमें भी सी है। तो खंड ब में हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। जैसे कि आपने सेंटअप एग्जाम में देखा था कि 1 से 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न थे और उनमें से चुन करके 15 प्रश्नों का उत्तर देना था। ठीक उसी प्रकार से फाइनल एग्जाम में भी आपको 1 से 30 तक लघु उत्तरीय क्वेश्चन मिलेंगे और उनमें से चुन करके 15 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। ठीक है, और एक प्रश्न का उत्तर देने पर आपको 2 अंक मिलेंगे। अधिकतम उन प्रश्नों को 50 शब्दों में लिखना है। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद में इन सभी प्रश्नों का उत्तर इसी वीडियो में हम लोग देखेंगे। प्रश्नों का उत्तर आपको याद नहीं है पहले से तो यकीन रखिए इस वीडियो को देखने के बाद इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप लिख दीजिएगा। इतना बेहतरीन तरीका से समझा के पढ़ाए हैं। ठीक है, तो 1 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था, उसका जीवन परिचय दें। पहला नंबर क्वेश्चन में है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था, उनके जीवन का परिचय देना है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इसी वीडियो में मिलेगा। फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने और कब की। तीसरा नंबर क्वेश्चन में उपनिवेशवाद का क्या अर्थ है और चौथा नंबर क्वेश्चन में कि सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन 2 सभ्यताओं के नाम बताएं। और फिर चौथा नंबर के बाद में 5वां नंबर क्वेश्चन में कि मौर्यकालीन इतिहास के किन्हीं 2 प्रमुख साहित्यिक स्रोतों के नाम बताएं। छठा नंबर क्वेश्चन में कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, उसका कार्यकाल बताएं। और फिर 7वां नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि गांधी जी के जीवन में निम्नलिखित 4 वर्षों के महत्व को बताएं, जिसमें दिया गया है 1915 का उनके जीवन में क्या महत्व था, 1920 का उनके जीवन में क्या महत्व था, फिर 1930 में उनके जीवन का क्या महत्व था और 1948 में उनके जीवन का महत्व क्या था। तो इन चारों टॉपिक पर आपको लिखना है गांधी जी के जीवन के संबंध में। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए यहाँ भी आपको सेट सी देखने को मिल रहा है। तो 8 नंबर क्वेश्चन में है कि कम्युनल अवार्ड क्या था। ठीक है, 9वां नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया, इस मिशन के अध्यक्ष कौन थे। 10वां नंबर क्वेश्चन में इतिहासकार नेपोलियन से समुद्रगुप्त की तुलना क्यों करते हैं, कारण बताएं। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन में है कि बौद्ध एवं जैन धर्म की 2 समानताएं बताएं। और 12 नंबर क्वेश्चन में है कि आईन अकबरी के बारे में आप क्या जानते हैं। यकीन रखिए 100% यहाँ से हिस्ट्री में आपको क्वेश्चन देखने को फाइनल एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। इन सभी प्रश्नों को आपको बिल्कुल कंप्लीट कर जाना है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। नंबर क्वेश्चन में है कि बाबू कुंवर सिंह कौन थे, 1857 की क्रांति का नेतृत्व पटना में किसने किया था। 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि भारत की सर्वप्रथम रेल कब और किन स्टेशनों के बीच चली। और फिर 15 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सर एडविन लुटियंस कौन थे। और 16 नंबर क्वेश्चन में है कि झूम खेती क्या है। ठीक है,
फिर 17 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि संस्थाल विद्रोह कब आरंभ हुआ, इसके नेता कौन थे। और 18 नंबर क्वेश्चन में कि तात्या टोपे कौन था, उसकी मृत्यु कैसे हुई। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन में है कि हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख केंद्रों के नाम बताएं। और 20 नंबर क्वेश्चन में है कि विशाल अन्नागार पर टिप्पणी लिखें। 21 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता में शव के दाह संस्कार कितने प्रकार के थे। और 22 नंबर क्वेश्चन में कि हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली की 2 विशेषताओं को बताएं। इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, ठीक है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन में कि कार्बन 14 विधि क्या है। और 24 नंबर क्वेश्चन में कि लोथल कहाँ है, इतिहास अध्ययन में इस स्थान का क्या महत्व है। और फिर 25 नंबर क्वेश्चन में है कि विश्व के 7 आश्चर्यों के नाम बताएं। 26 नंबर क्वेश्चन में मुगल दरबार में अभिवादन के तरीके क्या थे। और फिर 27 नंबर क्वेश्चन में कि कमल महल कहाँ है, इसका उपयोग क्या था। और बार बार बोल रहे हैं कि 100% बाबू यहाँ से क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा तो मिलेगा। इन सभी प्रश्नों को जितना हम लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय बता रहे हैं बिल्कुल रट जाना है, रटना नहीं है, समझ के उसको याद कर लेना है, ठीक है, ताकि एग्जाम में किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न न हो। देखिए फिर 28 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि मगध साम्राज्य के उत्थान के 2 कारणों को बताएं। और फिर 29 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कलिंग युद्ध पर अशोक का क्या प्रभाव पड़ा। और 30 नंबर क्वेश्चन में गुप्त काल के 2 प्रसिद्ध मंदिरों के नाम लिखें, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग केवल, देखिए वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, अगर दीर्घोत्तरीय प्रश्न को अब इस वीडियो में हम बताते हैं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके बाद वाला वीडियो में हम पूरा दीर्घोत्तरीय का क्वेश्चन और उसका आंसर बता देंगे। इसमें हम लोग केवल 1 से 30 तक सभी लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर देखेंगे, ठीक है। यह था कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया, उनका जीवन परिचय दें। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ रामानंद ने किया, ठीक है। इसको समझना है कि उत्तर भारत जो था आखिर उसमें भक्ति जो आंदोलन की शुरुआत हुई, जो आंदोलन प्रारंभ हुआ, उसको किसने किया, तो रामानंद ने किया। किसने किया, रामानंद ने। रामानंद ने किया क्या, तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत की, ठीक है। चलिए वे 14वीं से 15वीं शताब्दी के संत थे, ठीक है, यानी जो रामानंद थे वे 14वीं से 15वीं शताब्दी के साधु थे, संत थे, ठीक है। किस शताब्दी के, 14वीं से 15वीं शताब्दी के क्या थे, संत कहिए या साधु कहिए। और कौन थे, रामानंद थे, ठीक है। चलिए फिर इसमें आगे हम लोग देखेंगे कि उन्होंने निर्गुण भक्ति तथा जाति भेद का विरोध किया, ठीक है। निर्गुण भक्ति, भक्ति में निर्गुण और सगुण भक्ति होती है। तो निर्गुण भक्ति वे होती है जिनमें मूर्ति पूजा का विरोध किया जाता है, मूर्ति पूजा नहीं की जाती है, उन्हें क्या कहते हैं, निर्गुण भक्ति कहते हैं। तो इस प्रकार की जो भक्ति थी और जाति जो भेद था, इसका खुल करके विरोध किया किसने, रामानंद ने, ठीक है। उनके जो शिष्य थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी ये आपको देखने को जरूर मिलेगा। किनके शिष्य, यानी रामानंद के जो शिष्य थे, कबीर थे, रैदास थे और सेन थे। आगे चल के ये सभी प्रसिद्ध हुए। कौन कौन, कबीर, रैदास, सेन। और कबीर, रैदास, सेन ये किसके शिष्य थे, तो रामानंद के शिष्य थे, ठीक है। कि खालसा पंथ की स्थापना किसने और कब की, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने और कब की। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने सन 1699 ईस्वी में आनंदपुर साहिब में की, ठीक है। ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 100% याद हो जाएगा, बस ध्यान से आप सुनते चलिए कि हम बोल क्या रहे हैं, कैसे समझा रहे हैं, उसको दिमाग में थोड़ा प्रयास रिपीट करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। कि गुरु गोविंद सिंह जो थे उन्होंने आनंदपुर साहिब में, कौन, गुरु गोविंद सिंह आनंदपुर साहिब में सन 1699 में क्या किया, खालसा पंथ की स्थापना किया, ठीक है। या इसको आप अपने से जैसे समझ लीजिए कि गुरु गोविंद सिंह सन 1999 में एक जगह था आनंदपुर साहिब, वहीं पर इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, ठीक है। इसका उद्देश्य
सिखों को संगठित करना व योद्धा बनाना था। ये चाहते थे कौन? गुरु गोविंद सिंह, कि जो सिख समुदाय के लोग हैं वो आपस में मिलजुल कर रहें, संगठित हो करके रहें। ठीक है, आपस में किसी प्रकार की कोई लड़ाई झगड़ा इनमें न हो, संगठित रहें। ठीक है, और संगठित करने के लिए ही इन्होंने आनंदपुर साहिब में सन 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की, और उसका उद्देश्य था कि सिखों को आपस में मिलजुल करके संगठित होकर के रहना तो रहना ही है, लेकिन योद्धा भी बनना है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उपनिवेशवाद का क्या अर्थ था। ठीक है, तो इसका उत्तर लिखेंगे कि किसी शक्तिशाली देश द्वारा दूसरे देश पर राजनीतिक, जैसे कोई भी शक्तिशाली देश हो और किसी दूसरे देश पर, ठीक है, राजनीतिक रूप से या आर्थिक रूप से या फिर सांस्कृतिक प्रभुत्व के माध्यम से अपना वर्चस्व कायम करके अगर उस देश को शोषण करने लगे तो इसी को क्या कहते हैं? उपनिवेशवाद कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई ताकतवर देश है, किसी दूसरे देश को अपने अधीन रख ले। अब अधीन रखेगा तो किस प्रकार से रखेगा? तो राजनीतिक रूप से, ठीक है, या रुपया पैसा दे करके, आर्थिक रूप से, या फिर अपनी संस्कृति को थोप करके, किसी भी प्रकार से अगर उस देश पर अपना अधिकार जमा करके या अधिकार स्थापित करके अगर उस देश को शोषित कर रहा है तो समझ लीजिए कि वो क्या कहलाता है? उपनिवेशवाद कहलाता है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन दो सभ्यताओं को लिखें। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन दो सभ्यताएं निम्नलिखित है। पहला नंबर पॉइंट बना के लिखेंगे सुमेरियन की सभ्यता, और सुमेरियन की सभ्यता है कहाँ? तो मेसोपोटामिया की जो सुमेरियन सभ्यता है। ठीक है, और दूसरा में लिखेंगे नील घाटी सभ्यता, जो कहाँ की है? मिस्र की। नील घाटी सभ्यता मिस्र की है और सुमेरियन सभ्यता कहाँ की है? मेसोपोटामिया की। तो इसको आप लिख सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन दो सभ्यताएं निम्नलिखित है। पहला नंबर में लिखेंगे कि मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता और दूसरा में मिस्र की नील घाटी सभ्यता। ठीक है, इसको याद रखने से ये होगा कि ऑब्जेक्टिव ही आपको पकड़ाएगा। अगर केवल लिखते हैं कि सुमेरियन सभ्यता और नील घाटी सभ्यता तो इस पे भी कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इससे थोड़ा और ज़्यादा जानकारी रखते हैं कि जो नील घाटी सभ्यता है ये कहाँ से संबंध थी, इसका संबंध कहाँ से था? तो मिस्र से था। जो नील घाटी सभ्यता थी मिस्र से इसका संबंध था, और सुमेरियन जो सभ्यता थी इसका संबंध कहाँ से था? तो मेसोपोटामिया से। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आप निश्चित रूप से पकड़ पाएंगे। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। पाँचवा नंबर क्वेश्चन में था कि मौर्यकालीन इतिहास के साहित्यिक स्रोतों के नाम लिखें। 5 नंबर क्वेश्चन में था, तो इसका उत्तर लिखेंगे कि मौर्यकालीन इतिहास के दो साहित्यिक स्रोतों के नाम निम्नलिखित है, और पहला नंबर पॉइंट बना के लिखेंगे अर्थशास्त्र, और यहाँ लिखेंगे कौटिल्य, और दूसरा नंबर में लिखेंगे अशोक के शिलालेख जो लिपिबद्ध अभिलेख थी। ठीक है, 2 नंबर निश्चित रूप से मिलेगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन में इसमें दिया हुआ है कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, उसका कार्यकाल क्या था, या हर्यक वंश को ही मगध साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। हर्यक वंश को ही मगध साम्राज्य भी कहा जाता है। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। ठीक है, बिंदुसार नहीं था, याद रखना है। कौन था? बिंबिसार। यानी हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। उसका शासनकाल लगभग 546 ईसा पूर्व से 494 ईसा पूर्व माना जाता है। बस इतना ही लिखेंगे, 2 अंक मिलेगा। चलिए फिर क्वेश्चन देखेंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि गांधी जी के जीवन में 4 वर्षों का महत्व बताएं। अब इतना लिखने से कोई सोचेगा कि कैसे नंबर मिलेगा, तो भाई 2 ही अंक का तो है। 2 अंक में कितना लिखे? पेज नहीं ना भर देंगे। जितना पूछा जा रहा है उसका उत्तर उसी हिसाब से आपको देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि उत्तर में गांधी जी के जीवन में 4 वर्षों का महत्व निम्नलिखित है।
और एक लाइन छोड़ करके पहला नंबर पॉइंट बना के लिखेंगे। पहला नंबर पॉइंट में 1915, ठीक है, यानी दक्षिण अफ्रीका से भारत की वापसी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी ने कहाँ पर वापसी की? भारत में। कहाँ पर? भारत में। यानी दक्षिण अफ्रीका जब वो गए थे तो वहाँ से उन्होंने 1915 में भारत आए, ठीक है। और 1920 दूसरा पॉइंट में लिखेंगे 1920। तो देखिए 1920 में उन्होंने असहयोग आंदोलन को प्रारंभ किया। क्या किया? असहयोग आंदोलन को प्रारंभ किया। देखिए 15 के बाद तो एक और आंदोलन हुआ था 1917 में, इसमें नहीं पूछा है तो इसमें नहीं लिखेंगे, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं, आपको याद भी होगा कि 1915 में वे अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका से भारत आए और 2 साल के बाद यानी 1917 में उन्होंने चंपारण आंदोलन शुरू किया था। क्या किया था? चंपारण आंदोलन की शुरुआत की थी। ऑब्जेक्टिव में भी आपको मिला होगा और इम्पोर्टेंट भी है, सब्जेक्टिव में भी मिला होगा। तो 15 के बाद में 17 को भी याद रखना है कि 1917 में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसमें अंग्रेजों द्वारा किसानों को नील की जबरन खेती करवाई जाती थी और अनेक प्रकार के अत्याचार किए जाते थे, जिनसे मुक्ति दिलाने के लिए सन 1917 में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह नामक आंदोलन को किया था, ठीक है। देखेंगे 1930 में नमक सत्याग्रह और दांडी मार्च, ठीक है, यानी उन्होंने नमक सत्याग्रह आंदोलन को किया, इसे दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है। साबरमती आश्रम से चल करके गुजरात में जो साबरमती है वहाँ से चल करके और दांडी समुद्र तट पर पहुँच करके समुद्र के पानी से नमक बना करके और नमक कानून को तोड़ा। कब? 1930 में। किसने तोड़ा? तो गांधी जी ने, ठीक है। चलिए 1948 में चौथा पॉइंट में दिया हुआ है 1948, तो इसको हम लोग लिखेंगे कि 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या कर दी गई, ठीक है, नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मार के इनकी क्या कर दी गई? हत्या। तो इन 4 वर्षों के बारे में गांधी जी का जो जीवन काल पूछा गया है, तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कम्युनल अवार्ड क्या था? कम्युनल अवार्ड क्या था? तो इसका उत्तर लिखेंगे कि 1932 में ब्रिटिश सरकार द्वारा। कब? 1932 में। किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार के द्वारा दिया गया प्रस्ताव, जिसमें मुसलमान, दलित, सिख आदि समुदायों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था दी गई। पृथक के मतलब अलग, ठीक है, अलग निर्वाचन की व्यवस्था दी गई। किसमें? कम्युनल अवार्ड में। कब? 1932 में। किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार के द्वारा। किनके लिए अलग अलग निर्वाचन की व्यवस्था दी गई? तो उसमें मुसलमान शामिल थे, दलित शामिल थे और सिख शामिल थे। अब आप इस प्रश्न को आप लोग जैसे समझ लीजिए, उल्टा पुल्टा इधर उधर कुछ भी करके समझिए, लेकिन इसके बारे में समझने का प्रयास कीजिए कि कम्युनल अवार्ड था तो क्या था, इसमें हुआ क्या क्या, इसको समझिए। याद लाइन बाय लाइन करने का प्रयास मत कीजिए कि बस 1932 में ब्रिटिश सरकार द्वारा दिया गया प्रस्ताव, जिसमें मुसलमान, दलित, सिख आदि समुदायों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था दी गई, ठीक है। आप ये समझिए कि इस कम्युनल अवार्ड में हुआ क्या क्या था और किनके लिए क्या हुआ था। तो इसमें हम लोग याद रखेंगे कि ब्रिटिश सरकार एक प्रस्ताव पारित करती है, सन होता है 1932, जिसमें मुसलमानों, दलितों, सिखों और आदि समुदायों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था करने की प्रावधान जारी करती है। इसे ही कम्युनल अवार्ड कहा गया, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 9वां नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया, इसके अध्यक्ष कौन थे? प्रश्न समझिए कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया और इसके अध्यक्ष कौन थे। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया। जो क्रिप्स मिशन था भारत कब आया? तो 1942 में भारत आया, ठीक है। इसके जो अध्यक्ष थे सर स्टैफर्ड क्रिप्स थे। उनका नाम क्या था? सर स्टैफर्ड क्रिप्स। ठीक में दिया हुआ है कि इतिहासकार समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से क्यों करते हैं?
बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल कंप्लीट करिएगा। वैसे में तो इसमें जितना प्रश्न हम लोग देख रहे हैं 100% यहाँ से क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में रहेगा तो रहेगा, इतना तो दिमाग में आपको रखना ही है, ठीक है। तो इतिहासकार जो समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से क्यों करते हैं, इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे उत्तर में कि समुद्रगुप्त ने अनेक विजयों से विशाल साम्राज्य स्थापित किया। जो समुद्रगुप्त थे उन्होंने अनेक युद्ध को लड़ा और लगभग बहुत सारे युद्ध में वे विजयी हुए, और जब विजयी हुए तो उन्होंने वहाँ के साम्राज्य को अपने अंडर लेकर के एक बड़ा साम्राज्य का स्थापना किया, ठीक है। याद रखना है कि समुद्रगुप्त अनेक युद्ध लड़े, ठीक है, और जहाँ जहाँ उन्होंने युद्ध को जीता वहाँ की जो साम्राज्य थी जितनी, सबको अपने अंदर में लेकर के और वहाँ एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, ठीक है। किसने की? समुद्रगुप्त ने की। वे महान सेना नायक थे। कौन थे? समुद्रगुप्त। क्या थे? महान सेना नायक थे, इसलिए उनकी सैन्य सफलता के कारण उन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है। कि बौद्ध एवं जैन धर्म की दो समानताएं बताएं, तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि दोनों ने अहिंसा का उपदेश दिया। उत्तर में लिखेंगे कि बौद्ध एवं जैन धर्म की दो समानताएं निम्नलिखित है, ठीक है। यहाँ से बौद्ध एवं जैन धर्म की दो समानताएं, इसमें केवल जोड़ देंगे कि निम्नलिखित है, ठीक है। एक लाइन छोड़ेंगे और उसके बाद एक नंबर पॉइंट बना के लिखेंगे कि दोनों ने, यानी दोनों का मतलब कौन? बौद्ध और जैन दोनों ने किसका उपदेश दिया? अहिंसा का उपदेश दिया। मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करना ही अहिंसा कहलाता है, ठीक है। अगर लड़ाई झगड़ा कोई नहीं कर रहा है तो उसको बोला जाता है कि ये अहिंसा के मार्ग पर व्यक्ति चल रहा है, और जो लड़ाई झगड़ा करता है उसे हिंसा कहा जाता है। तो इन दोनों धर्मों ने क्या किया? किस पर बल दिया? अहिंसा पर बल दिया और अहिंसा का उपदेश दिया समाज में, ठीक है। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे कि दोनों ने वेदों की अधिकारता व जाति भेद का विरोध किया। यानी बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ने वेदों की अधिकारता व जाति भेद का क्या किया? विरोध किया, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आइन अकबरी के बारे में जानकारी, तो इसका उत्तर लिखेंगे कि आइन अकबरी अकबर के शासनकाल का प्रशासनिक व सांस्कृतिक वर्णन करने वाली एक पुस्तक है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और याद भी हो जाएगा, उम्मीद है। अगर वीडियो देख करके आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन, अच्छा वीडियो अगर लग रहा है तो लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो और बढ़िया रहेगा, ताकि और इसी प्रकार का वीडियो हम जो बनाएंगे समझ करके आप बेहतर एग्ज़ाम दीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी साथ शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। इसके बाद वाला वीडियो में हम इसका पूरा ऑब्जेक्टिव और जो दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन है, चूँकि वीडियो तो लंबा होगा तो दीर्घोत्तरीय इसके बाद वाला वीडियो में हम ज़रूर अपलोड करेंगे, और यकीन रखिए उसको भी एक एक लाइन बढ़िया से समझा करके पढ़ाएंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन हमको कब याद हो गया, ठीक है। तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो क्वेश्चन पर हम लोग थे 12 नंबर क्वेश्चन पर कि आइन अकबरी के बारे में जानकारी, तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि जो आइन अकबरी था ना, ये अकबर के शासनकाल में एक प्रशासनिक व सांस्कृतिक वर्णन करने वाली किताब थी, पुस्तक थी। यानी आइन अकबरी एक पुस्तक का नाम था। क्या था? एक पुस्तक का नाम था। और उस पुस्तक में क्या लिखा हुआ था? तो ऐसा बात थोड़ी है कि उस पुस्तक में लड़ाई झगड़ा लिखा हुआ था, ऐसा कुछ नहीं था। आइन अकबरी एक पुस्तक था और उस पुस्तक में प्रशासनिक व सांस्कृतिक वर्णन था। और किसके शासनकाल में ये पुस्तक था? तो अकबर के शासनकाल में, ठीक है, जिसे आइन अकबरी के नाम से जाना जाने लगा। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि आइन अकबरी एक पुस्तक का नाम था जिसमें अकबर के प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं थी और सांस्कृतिक वर्णन था, उस पुस्तक में इस चीज़ का जिक्र किया गया था और अकबर के शासनकाल में ही ये काम हुआ था, ठीक है। इसे अबुल फजल ने लिखा था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ऑब्जेक्टिव में भी देखने को मिलता है कि आइन अकबरी को किसने लिखा? तो अबुल फजल नाम के एक जो व्यक्ति थे, उन्होंने ही
आइन अकबरी पुस्तक को लिखा। अकबर के शासनकाल में अकबर की जो प्रशासन की जानकारियाँ थी और उसके समय में जो सांस्कृतिक व्यवस्थाएं थी, इन सभी चीज़ों की जानकारी अबुल फजल के द्वारा आइन अकबरी नाम के पुस्तक में लिखी गई। ठीक है, यह अकबरनामा का तीसरा भाग है। किसका भाग है? अकबरनामा का। कौन सा? तीसरा भाग। ठीक है, तीसरा नंबर भाग है। तीसरा नंबर का ये क्या है? भाग है। किसका? अकबरनामा का। बस इतना ही आपको लिख देना है। ठीक है। कुंवर सिंह कौन थे? पटना में 1857 का नेतृत्व किसने किया? तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि कुंवर सिंह बिहार के भोजपुर जिला के जो जगदीशपुर गांव है कि स्वतंत्रता सेनानी थे एवं वहां के जमींदार भी थे। यानी कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? तो बिहार के भोजपुर जिला के जगदीशपुर के निवासी थे और वहाँ के वे एक जमींदार भी थे। इनके पास बहुत ज़मीन था। किनके पास? कुंवर सिंह के पास। ठीक है, और इन्होंने स्वतंत्रता सेनानी के रूप में काम किया, यानी अंग्रेज़ों को यहाँ से अपने देश से भगाने का काम किया। ठीक है, कौन? कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह इनका पूरा नाम है। ठीक है, 1857 की क्रांति में पटना में नेतृत्व अली बहादुर पीर अली आदि ने इनका साथ दिया और पटना में इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ जो आंदोलन किया उसका नेतृत्व इन्होंने ही किया। किन्होंने? वीर कुंवर सिंह ने। और इनके नेतृत्व में कौन कौन लोग शामिल थे? तो अली बहादुर और पीर अली इत्यादि और लोग थे। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है, ठीक है, कि भारत की पहली रेल कब और किन स्टेशनों के बीच चली? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि भारत की पहली रेल 16 अप्रैल 1853 को बोरीबंदर मुंबई से ठाणे के बीच चली। ठीक है, कहाँ से चली? तो मुंबई से ठाणे के बीच चली और मुंबई में एक जगह है जिसका नाम है बोरीबंदर। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है कि सर एडविन लुटियंस कौन थे? सर एडविन लुटियंस कौन थे? तो इसका उत्तर लिखेंगे कि वे एक प्रसिद्ध ब्रिटिश वास्तुकार थे। कौन? सर एडविन लुटियंस जो थे एक प्रसिद्ध ब्रिटिश वास्तुकार थे। उन्होंने नई दिल्ली की डिजाइन तथा भारत के राष्ट्रपति भवन का निर्माण कराया था। देखो, और भवन निर्माण का कार्य कराया गया था। इसको तो आपको याद रखना है और उम्मीद है कि याद हो भी गया होगा कि दिल्ली का डिजाइन, जो नई दिल्ली की डिजाइन तथा भारत के राष्ट्रपति भवन का निर्माण जो था किसके द्वारा कराया गया? तो सर एडविन लुटियंस के द्वारा। और ये कौन थे? तो ब्रिटिश वास्तुकार थे। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि झूम खेती क्या है? तो इसका उत्तर लिखेंगे कि उत्तर पूर्व भारत की पहाड़ी क्षेत्रों में प्रचलित स्थानांतरित कृषि है। उत्तर भारत के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहीं पर एक प्रचलित कृषि है जिसका नाम है झूम खेती। और ये किस प्रकार की कृषि है? तो स्थानांतरित कृषि, मतलब एक जगह रह करके करने वाली कृषि नहीं, जगह बदल बदल के जो कृषि की जाए उसे क्या कहते हैं? झूम खेती कहते हैं। यह कहाँ प्रचलित है? तो उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में प्रचलित है। ठीक है, जंगल को काट करके भूमि की सफाई की जाती है, यानी जंगल को काट करके जो भी बेकार के पौधे होते हैं उन सब को जला दी जाती है ताकि भूमि क्या हो जाए? साफ हो जाए। और कुछ वर्षों के बाद, कुछ वर्ष खेती करने के बाद भूमि फिर से क्या कर दी जाती है? बदल दी जाती है। हम पूरा क्वेश्चन नंबर 17 से, ठीक है, 30 तक का जो लघु उत्तरीय प्रश्न है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उन सभी प्रश्नों का इसके बाद वाला वीडियो में हम क्लियर बढ़िया से समझा करके उन सभी प्रश्नों का आंसर करवा देंगे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कीजिए।